नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित सिंह कुशवाहा एक बार फिर से आपसे सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, संवैधानिक इतिहास, उसको देख रहे हैं और 1813 तक हम पहुंच चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। दोस्तों, इस एक्ट में जो कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी, जो भी वाणिज्यिक काम थे, उनको पूरी तरह बंद कर दिया गया और इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्रशासनिक इकाई या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई। जो कंपनी के ट्रेड लिंक थे चाइना के साथ और जो उसका चाय का व्यापार था, जो कि 1813 तक उसकी मोनोपोली मेंटेन करी थी हमने, उसको ही बंद कर दिया गया। इस एक्ट ने अंग्रेज़ों को भारत में कहीं भी बसने का अधिकार दे दिया और उनकी बसाहट को लीगल भी कर दिया। साथ में इस एक्ट से ही भारत में ब्रिटिश कॉलोनी की शुरुआत हुई और इसी एक्ट के बाद जो अंग्रेज़ भारत में बसने शुरू हो गए, तो हम लोग देखते हैं कि आज हमारी विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहाँ पे एंग्लो इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है अभी भी। फ़िलहाल जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन है उसको तो रोक लगा दी गई है। लेकिन इस एक्ट में एक बात कही गई है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिस भी एरिया में या जिस भी क्षेत्र में अधिकार कर रही है या जिस भी क्षेत्र में उसका पोजीशन है, वो उसका पोजीशन नहीं रहेगा, वो जो क्राउन है उसका क्षेत्र माना जाएगा। तो इस एक्ट से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है एक ब्रिटिश कॉलोनी बन गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, उनका पद का नाम बदलकर उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। और ये इसलिए किया गया कि पूरे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यूनिफाई किया जा सके। जो बम्बे और मद्रास के गवर्नरों को लेजिस्लेटिव पावर्स मिली हुई थी, वो उनसे छीन ली गई और किसी भी तरह के कानून बनाने का जो अधिकार है वो एक्सक्लूसिव ही जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको दे दिया गया। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है वो किसी भी कानून या लॉस को अमेंड कर सकती है, उसको हटा सकती है या फिर ऐसे किसी कानून को बना सकती है जो भारतीय और ब्रिटिशर्स दोनों के लिए हों और वे ब्रिटिशर्स से जुड़े हुए जो भी मसले हैं उन पे भी कानून बना सकती है। साथ में ये कहा गया कि जो सिविल और मिलिट्री अफेयर्स हैं कंपनी के, वो अब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है वो कंट्रोल करेगी। गवर्नर जनरल की काउंसिल में अगर आपको ध्यान हो, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें 4 लोगों की संख्या को 3 कर दिया गया था और अब इस एक्ट में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में गवर्नर जनरल की काउंसिल को फिर से 4 किया गया और इसमें जो चौथा मेंबर है वो सिर्फ विधायी कार्यों के लिए, लेजिस्लेटिव प्रोसेस के लिए लाया गया और ये कहा गया कि जो चौथा मेंबर होगा वो परमानेंट मेंबर नहीं है और ना ही उसे किसी भी प्रकार के वोट देने का अधिकार है जब भी कोई ऐसी मीटिंग होगी। और गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो चौथे मेंबर की एंट्री हो रही है उनका नाम है लॉर्ड मैकॉले। और पहली बार जो गवर्नर जनरल की सरकार थी उसे भारत की सरकार की संज्ञा दी गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसे इंडिया काउंसिल कहा गया। ये सब बिल्कुल की पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा कि किस एक्ट में ऐसा कहा गया था। इस एक्ट ने भारत में इंडियन लॉ कमीशन की स्थापना की और इसके जो मुखिया थे पहले लॉ कमीशन के, वो लॉर्ड मैकॉले थे। और इस एक्ट ने यह प्रावधान किया, भारत में कोई भी कानून बनेगा, भारत के लिए कोई भी कानून बनेगा तो वो पहले ब्रिटिश के पार्लियामेंट से पास होगा, वहाँ पे एक्ट बनेगा, तब यहाँ पे लागू होगा। तो इंडियन लॉ कमीशन जिसके पहले मुखिया थे लॉर्ड मैकॉले, इन्होंने भारत के जो विभिन्न कानून चल रहे थे उनको कोडिफाई करने का काम शुरू किया। इस एक्ट ने बंगाल प्रेसिडेंसी को तोड़ने का भी सुझाव दिया था। ध्यान रखिएगा, सुझाव दिया था, ये अमल नहीं हो पाया था और बाद में हम देखेंगे 1905 में लॉर्ड कर्जन तो फिर बंगाल को तोड़ ही देंगे। तो इस एक्ट ने कहा था कि बंगाल जो प्रेसिडेंसी है उसको आगरा प्रेसिडेंसी और फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी में स्प्लिट कर देना चाहिए, लेकिन ये कभी भी इफेक्ट में नहीं आया। इस एक्ट ने भारतीयों को सरकारी सेवा, गवर्नमेंट सर्विस में आने का रास्ता खोल दिया और इस एक्ट ने परमिशन दी पहली बार कि भारत भी अंग्रेज़ों की जो सर्विसेज है उसमें शामिल हो सकते हैं।
और ये कहा गया ये जो सिलेक्शन होगा ये मेरिट के बेस पे होगा, ना कि किसी बर्थ, कलर, रेस, कास्ट के बेस पे। लेकिन ये कहा गया था, लेकिन इसमें भी अड़ंगा लगाया जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। उन्होंने इस बात से मना किया कि आपने, उनका ये कहना था कि भाई अंग्रेजी जो सरकार है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उन्होंने हमको हमारा जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थे उसको पे रोक लगा दी, हम पर इतने सारे रेस्ट्रिक्शन कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई। अब क्या हम लोग जो अपने लोगों को या अपने तरीके से लोगों को नौकरी दे रहे थे वो भी अब अधिकार छीन लोग। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इस बात का विरोध किया, और ये जो एक तरह से प्रावधान हो रहा था कि भारतीयों को मेरिट बेस पे ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी मिलेगी, वो बात रही की रही रह गई। तो ये पहली बार शुरू हुआ था कि पूछा जाए कि भाई किस एक्ट ने ये प्रावधान किए थे कि भारतीयों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट दे गॉट सिलेक्शन इन ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये आएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट ने स्लेवरी को भी एबॉलिश कर दिया, क्योंकि जो गुलामी थी उसके लिए कानून आया था ब्रिटेन में, और ब्रिटेन ने कहा था कि जो हमारी कॉलोनीज है वहाँ भी हम स्लेवरी या गुलामी को ख़त्म कर देंगे। और इस एक्ट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एक रुझान ईसाइयत को बढ़ाने में भी या क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने में भी लगा दिया, क्योंकि हमने देखा था कि 1813 वाले एक्ट में जो मिशनरीज थे उनको परमिशन मिल गई थी कि वो भारत में आए और पॉलिस जैसे कह सकते हैं धर्मांतरण वाली जो पद्धति है उसको अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईसाई बनाएं। तो 1833 में तक ये जो मिशनरी आए थे इन 20 सालों में उन्होंने अपना यहाँ पे कामकाज काफ़ी अच्छा कर लिया, और ईसाई जो क्रिश्चियनिटी का कन्वर्सन है वो भी अच्छे रेट में हो रहा था। लोग, बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे थे, क्रिश्चियन बन रहे थे। तो जो एक बिशप का पद था कलकत्ता में जो बैठता था, अब उसके लिए 3 बिशप का पोस्ट यहाँ पे हो गई। अब बात करते हैं अगले एक्ट की, एक्ट ऑफ 1853। ये जो चार्टर एक्ट है हर 20 साल में आ रहे हैं। सबसे पहला जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट वो 1773 में आया था। उसके बाद 1793 में आया। बीच में रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार के लिए हमने पिटसन एक्ट 1784 देखा था। 1793 के बाद 1813 1813 में एक्ट आया। फिर 20 साल बाद 1833 में एक्ट आया, और हम 20 साल बाद अब फिर देख रहे हैं 1853 में एक्ट आ रहा, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इस एक्ट ने फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कामकाज था उसको 20 साल के लिए रिन्यू कर दिया। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज की जो भी शर्तें थी उसको एज इट इज़ रखा, लेकिन जिस तरह बाकी एक्टों ने बोला था कि हम अगले 20 साल तक के लिए आपका कामकाज बढ़ा रहे हैं, इस एक्ट ने ऐसा कोई प्रावधान ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नहीं किया। जब ये एक्ट आया तो उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, और इस एक्ट ने वो जो चौथा मेंबर हमने जोड़ा था 1833 में, और लॉर्ड मैकॉले एज ए लेजिस्लेटिव मेंबर गवर्नर जनरल की काउंसिल में शामिल हुए थे, अब उस मेंबर को ऐसा फुल मेंबर का दर्जा दे दिया गया और साथ में राइट टू वोट भी दे दिया गया। हमने पिछले ही एक्ट में पढ़ा था 1813 वाले एक्ट में कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी मद्रास से गवर्नर के पास या बॉम्बे गवर्नर के पास वो उनसे छीन ली गई, और एक्सक्लूसिवली लेजिस्लेशन बनाने का जो अधिकार था वो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको दे दिया गया। तो अब उनका जो काम का जितना बढ़ गया, इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है गवर्नर जनरल की उसकी अब संख्या बढ़ाई जाएगी। पहले ये संख्या 6 थी, अब इसको 12 किया जाएगा। जो पुराने 6 मेंबर्स वो तो वैसे ही रहेंगे, नए 6 जो जुड़े हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पुराने 6 में कौन थे? एक तो पहला गवर्नर जनरल ही है, एक कमांडर इन चीफ था। ये कमांडर इन चीफ हमने किस एक्ट में जोड़ा था आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। और 4 मेंबर्स वो थे जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में थे। ये 6 तो पुराने थे, अब 6 जो नए जुड़े हैं उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अब लेजिस्लेशन का पूरा काम कलकत्ता से ही होगा और पूरे देश के लिए लेजिस्लेशन वहीं से बनेगा। तो अगले जो 6 थे वो थे एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक सुप्रीम कोर्ट के जज, और 4 ऐसे लोग जो कि कंपनी के सर्वेंट रहे हों 10 साल के लिए, और वो अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हो, जैसे बंगाल वाले प्रेसिडेंसी से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से या मद्रास प्रेसिडेंसी से, और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस से। ये 4 क्षेत्र से एक एक आदमी आएगा जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी में कम से कम 10 साल नौकरी की हो। साथ में गवर्नर जनरल एक व्यक्ति को एज अ वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नॉमिनेट कर सकता है अपनी ही काउंसिल का, क्योंकि जब वो गवर्नर जनरल उपस्थित नहीं रहे तो वो काउंसिल की बैठक को प्रिसाइड कर सके।
और इस एक्ट में कहा कि किसी भी तरह का लेजिस्लेशन बनेगा, कोई भी बिल पारित बन रहा है यहाँ पे, तो उसमें गवर्नर जनरल की एसेंट लेना, उनकी मंजूरी लेना कंपलसरी है। और साथ में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उनको अधिकार दे दिया गया कि भाई आप नई प्रेसिडेंसी बना सकते हैं, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी काम कर रही है, तो आप अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए चाहिए तो नई प्रेसिडेंसीज बना सकते हैं। और ये देखा भी है गया कि 1833 और 1853 में दो नई प्रेसिडेंसी बनी थी, एक सिंध बनी थी और एक पंजाब बनी थी। साथ में ये भी कहा गया कि आप नई प्रेसिडेंसी में अगर कामकाज को और अच्छा करना है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का भाई जो पोस्ट है वो बना सकते हैं। और इसी को देखते हुए 1859 में जो पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट ऐड किया गया था। साथ में ये जो एक्ट था 1853 का, इसने कई सारे और क्षेत्र बनाए, जैसे आसाम, बर्मा और सेंट्रल प्रोविंसेस में भी प्रेसिडेंसी बनाई। सेंट्रल प्रोविंसेस जो मध्य प्रदेश वाला इलाका था ऊपरी वाला, वो। साथ में इसने कहा कि बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक इस अलग से गवर्नर की नियुक्ति की गई। तो अभी तक तो ये देखा जा रहा था कि बॉम्बे के पास गवर्नर था, मद्रास प्रेसिडेंसी के पास गवर्नर था और बंगाल के लिए तो गवर्नर जनरल ही था, लेकिन अब गवर्नर जनरल हो गए भारत के पूरे। तो बंगाल का काम देखने के लिए एक गवर्नर का पोस्ट बनाया गया। क्यों बनाया गया? सिंपल सी बात है कि अब जो बंगाल देख रहे थे गवर्नर, वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए हैं और उनको पूरा देश देखना है, तो बंगाल के लिए एक सेपरेट पोस्ट बनाई गई। साथ में इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई ऑफिशियली, क्योंकि मैकॉले कमेटी जो 1854 में उन्होंने बनी थी लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में, उन्होंने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का राइट टू पैट्रोनेज है, मतलब अपने ही लोगों को नौकरी देने का जो अधिकार था या अपने ही लोगों को नॉमिनेट करके जो नौकरी दे रहे थे, वो उसको ख़त्म कर दिया इस कमेटी ने। और इस कमेटी ने कहा कि जो हेलीबरी कॉलेज है लंदन का, वहाँ पे जो हमारे सिविल सर्वेंट चुन के आएंगे उनको हम ट्रेनिंग देंगे। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो मैकॉले कमेटी थी बनी थी 1854 में, उसने एक तरह से बर्थ दिया इंडियन सिविल सर्विसेज को। और 1854 के बाद से भारत में ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई। और ये जो कंपटीशन होगा ये ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होगा और ये सभी के लिए ओपन था। और इस एक्ट ने सबसे पहली बार जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, जिसको हम इंडिया काउंसिल भी कह रहे हैं, उसका जो लेजिस्लेटिव वर्क है और जो उसका एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे उसको सेपरेट किया। और इस एक्ट ने जो आज की हम संसदीय व्यवस्था देख रहे हैं, मॉडर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम देख रहे हैं भारत में, उसकी नींव डाली। क्योंकि जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव बॉडी थी या लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वो जिस तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करती थी, जिस तरह ब्रिटेन में लॉ बनाने के लिए जो काउंसिल थी काम करती थी, वैसा ही उन्होंने वो यहाँ पे कोशिश की। तो एक तरह से अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो पार्लियामेंट्री सेटअप है वो आ रहा है और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उसी तरह काम करें, उसी तरह हमारा एटीट्यूड हो जिस तरह की दुनिया के जो बेहतरीन पार्लियामेंट्स है वो काम कर रही। खासकर इन्होंने जो कॉपी किया वो अपने देश की ही पार्लियामेंट को कॉपी किया। साथ में इस एक्ट ने कंपनी के रोल को इंडेफिनिट पीरियड के लिए बढ़ा दिया। मतलब हम ये देख रहे थे हर एक्ट आके बोलता था कि अगले 20 साल के लिए आप सुरक्षित हैं, या फिर उस 20 साल बाद कोई नया एक्ट आएगा फिर हम देखेंगे। लेकिन इस एक्ट ने कोई 20 साल का ऐसा क्लॉज नहीं रखना। इसने बोला कि कंपनी अनिश्चित काल के लिए भारत में काम कर सकती है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब 4 साल बाद ही यहाँ पे क्रांति होने वाली है। और साथ में इन्होंने कहा कि आप अपनी जो वो लोकल रिप्रेजेंटेशन है, आपने इतनी सारी प्रोविंसेस बना दी, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ से लोगों को ले सकते हैं अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज ए नॉमिनेटेड मेंबर और उनका भी सुझाव ले सकते हैं, जिससे जो आम जनमानस है उसके मन में भी ये प्रभाव पड़े कि हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी या आला अफसरान अपने मन से काम नहीं कर रहे हैं, वो आम जनता की बात सुन रहे हैं। तो इसके लिए जो लोकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने 4 मेंबर्स को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जोड़ा था। और वो हमने पढ़ लिया था कि ऐसे लोग जो कि 10 साल ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किए हों और वो एक बंगाल से होना चाहिए, एक मद्रास से होना चाहिए, एक बॉम्बे से होना चाहिए, एक नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस से होना चाहिए। तो ये सारी बात थी 1853 के चार्टर एक्ट में। और अब इसके बाद हो जाएगी भारत में क्रांति। और जिस एक्ट को आना था 20 साल बाद, मतलब 1873 में, वो कभी आएगा नहीं। और इसके बीच में 1858 का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, फिर 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा।
क्योंकि अब कुछ ऐसे सिनेरियो बन जाएंगे कि अंग्रेज भी सोचे नहीं होंगे कि ऐसा कुछ उनको देखना पड़ेगा, और फिर आनन फानन में वो कई सारे एक्ट लाएंगे। तो दोस्तों आज हमने दो एक्टों की बात की, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853। आई होप कि आप लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल की पॉइंट्स उठाए हैं कि अगर आपको कहीं लिखना हो, कहीं कोट करना हो तो बढ़िया रहे और समझने में भी अच्छा रहे, क्योंकि पूरा अगर पढ़ रहे हैं अपन तो ये 12-13 तो एक्ट ही हो जाएंगे। तो अगर एक ही एक्ट में पूरा खो जाएंगे, एक ही एक्ट को पूरा अम, अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बाकी एक्ट को भी पढ़ना है आपको। और जो भी एक्ट पढ़िए पिछले एक्ट से उसका रिलेशन देखते हुए चलिए। जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो फोर्थ मेंबर था उसको परमानेंट किया गया, तो पहले पता करो कि फोर्थ मेंबर तो 1773 में था, लेकिन उसको हटाया कब गया, और हटाया गया तो रीइंस्टेट कब किया गया। ये सब चीज़ें कुछ कंपैरिजन करके चलोगे ना तो फिर बात दिमाग में हमेशा रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।